वर्मा परिवार की सुख शांति मिट चुकी थी। सुमित्रा ने बिस्तर पकड़ लिया था। अभिलाष और अरविंद में भी मां बाप को लेकर तनाव पैदा हो गया था। आनंद नारायण के लिए अजय अब भी अस्वीकार्य था। सो अपने सारे दर्द और समस्याओं को लेकर अभिलाष अपने मित्र सीबीआई के डीएसपी शरद पाटिल के सम्मुख पहुंच गया। नहीं, अभी इस केस में मैं किसी के लिए कुछ भी एहसान नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरे ड्यूटी के दायरे में होगा और मेरा फर्ज होगा। अब आगे आप डीएसपी साहब मिले हैं। ऑफिसर, आओ। डीएसपी पाटिल, वेलकम। Care for some beer? नो थैंक्स, आई डोंट ड्रिंक। सिर्फ ड्यूटी पर या ऑफ ड्यूटी भी? मुझे पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक। वैसे इस वक्त मैं ऑफ ड्यूटी हूं। बड़ी खुशी हुई सुनकर। अफसोस मैं आपकी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मुझे अकेले खुशियां मनाने की आदत है। आप कह तो रहे हैं, मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि आप वाकई खुश हैं। ऑफिसर, तुम यहां किस लिए आए हो? साफ साफ कहो। आज कुछ बातें साफ साफ कहने ही आया। मतलब? पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स की वजह से आपने हेरा फेरी की बुनियाद पर यह धन दौलत का महल खड़ा किया है। लेकिन कभी इससे बाहर भी झांक कर देखिए कि अगर ये महल एक दिन गिरा तो उसके नीचे दबने वालों में आपके अपने लोग भी होंगे। आपके भाई, आपकी मां और आपके पिता, जो अपनी सच्चाई और ईमानदारी की जमीन पर से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन आपको क्या? आपको तो अकेले खुशियां मनाने की आदत है ना। तुम लोगों ने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पिताजी को मोहरा बनाया है। मुझे झुकाने के लिए तुम लोग उन पर दबाव डाल रहे हो। मगर एक बात जान लो, अगर तुम लोगों ने उन्हें और हैरेस किया या परेशान किया तो बहुत बुरा होगा। क्या करेंगे आप? अपने इन्फ्लुएंस और पैसे के बल पर हम में से कुछ लोगों की नौकरियां छिनवा देंगे? झूठे इल्जाम लगाकर हमें सस्पेंड या ट्रांसफर करवा देंगे आप? इतनी ताकत तो है आप में, लेकिन अपने पापा का क्या करेंगे आप, जो खुद ये प्रण करके बैठे हैं कि बिना इस मामले को पूरी तरह साफ किए वो चैन से नहीं बैठेंगे, बरसों पुराने निश्चित किए अपने वानप्रस्थ पर नहीं जाएंगे। पापा, बस यहीं आकर मैं मात खा जाता हूं। तुमने मेरी इसी दुखती रग को ज्यादा बोझा है। आपको सिर्फ अपने पापा दिखाई देते हैं? और कितने पिता, कितने पति, भाई, बेटे, बेटियां जो आपकी जालसाजी का शिकार हुए हैं, वो अपने घर बार, गहने, मंगलसूत्र गिरवी रख के जिन्होंने आपके इस माया जाल में पैसा लगाया है, वो क्या उनका दुख आपके परिवार से जुदा है? लेकिन आपको क्या? आपको तो अकेले खुशियां मनाने की आदत है ना। मैंने कोई जालसाजी नहीं की है, कोई माया जाल नहीं बुना है। मैंने सिर्फ कानूनन धंधा किया है, बिजनेस किया है। तुम लोग खामखा मुझे एक ठग लुटेरा बनाने पर तुले हुए हो। ऐसा कोई भी धंधा जिसमें कुछ आदमियों के फायदे के लिए आम आदमी के मुंह से रोटी का निवाला छिन जाए, उनके घर बर्बाद हो जाए, वो बिजनेस नहीं, अपराध है। बिजनेस तो सिर्फ एक नकाब है, लेकिन उसे पहनने वाला जरूर अपराधी है। तो वो अपराध सिद्ध क्यों नहीं करते हो? बेनकाब क्यों नहीं करते उन अपराधियों को? कौन रोक रहा है तुम्हें? वक्त। जिस जाल को आप लोगों ने 5 साल तक बुना है, उसे उधेड़ने में हमें कुछ वक्त तो लगेगा ही। काश हम इसे जला सकते, काट कर फेंक सकते, मगर हमारे हाथ कानून से बंधे हैं। हमें इसे उधेड़ना है, धीरे धीरे, एहतियात के साथ। लेकिन एक ना एक दिन हम या हम में से कोई एक कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन तब तक आपके पापा क्या इंतजार कर सकेंगे? आपके घर में उठा तूफान थम सकेगा? आपकी मां जो
की सलामती की दुआ मांगते धीमी धीमी सांसें ले रही है, जीती रहेगी? शरद, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो मैंने तुमसे शायद एक सवाल पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अब मैं दोबारा तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो, कौन लगते हो तुम हमारे? आपका तो कोई नहीं लगता, लेकिन अभी अभिलाष दोस्त है मेरा, बहुत पुराना, बहुत प्यारा दोस्त। और आज मैं उसी की तरफ से आपसे ये कहने आया हूं अजय भैया कि जो लड़ाई आपके और मेरे बीच चल रही है, उससे ज्यादा सीरियस और खतरनाक लड़ाई आपके घर में चल रही है, आपकी मां और आपके पापा के बीच। पापा जो आपको एक गुनहगार समझते हैं, एक गला सड़ा अंग जिसे उन्होंने काट कर फेंक दिया है, और मां जो आपको प्यार करती है, आपको अभी भी अपना लाडला बिगड़ा बेटा समझती है, आपको घर वापस बुलाना चाहती है, और पापा जो आपके नाम से नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों होता है हमेशा ऐसा, हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब भी मैंने कुछ किया है, कुछ बड़ा किया है, तो मां को हमेशा अच्छा लगा है, लेकिन पापा हमेशा नाराज हुए हैं। उन्होंने कंडेम किया है हमेशा मुझसे हमेशा उन्होंने नफरत की है। पता नहीं, लेकिन अब भी मैं उनकी इज्जत करता हूं, मुझे गर्व है उन पर, मगर शरद, मैं सच कहता हूं, मैंने बहुत गलत, बहुत बुरा कभी कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ बेकार और बेफिजूल के नियम कानूनों को लांघकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैंने वो शिक्षा नहीं ली जो मेरे लिए बेकार थी। मैंने अपने रास्ते, अपने नियम खुद बनाए हैं, उन पर आगे बढ़ा हूं और सफल भी हुआ हूं। मैंने क्या संगीन जुर्म कर दिया है? मैंने कोई मर्डर या डकैती करके रुपया नहीं कमाया है। कुछ लोग थे जिनके पास पैसा था, कुछ रास्ते थे जो सिर्फ मुझे पता थे, और कुछ स्कीम्स थी जो कोई नहीं जानता था। मैंने सिर्फ इन्हें जोड़ तोड़ करके अपनी एक मार्केट बनाई, अपना बाजार बनाया, जिसे तुम लोग मायाजाल कहते हो या झूठ और फरेब की दीवार बताते हो। लेकिन झूठे और फरेबी वो लालची लोग हैं जिन्होंने मुझे रुपया दिया, या वो स्कीम जो कुछ गलत अफसरों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, जिसे मैंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप गलत नहीं है तो फिर सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते भैया? उन गलत लोगों, गलत अफसरों को बेनकाब क्यों नहीं कर देते? ये सब इतना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। मेरी जीवन भर की कमाई, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आपने बहुत धन दौलत कमाई, बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन हासिल क्या किया? सिर्फ बेचैनी। मगर आपके पापा ने सिर्फ इज्जत और ईमानदारी से नाम कमाया। जिस बेदाग कैरियर के बाद वो शांति से वानप्रस्थ जाना चाह रहे थे, उसे आपने छीन लिया। आपकी वजह से आपके पापा के कैरियर पर शक के छींटे पड़ रहे हैं। आपने अपनी जिद और घमंड की वजह से अपने घर की शांति छीन ली है। और मां अगर बीमार है तो सिर्फ आपकी वजह से। यह सवाल अगर आपकी जिंदगी और मौत का है तो आपकी मां की जिंदगी और मौत का भी है। उसका कसूर सिर्फ यह था कि उसने आपको प्यार किया, आपकी सलामती चाहिए, आपकी वापसी चाहिए। पर आपको क्या? आपको तो अकेले खुशियां मनाने की आदत है ना। शरद, मैंने जो भी किया है, हमेशा ये मेरा विश्वास था कि मां मेरी कामयाबी पर बहुत खुश होगी, मुझे दुआएं देगी। और पापा भी कभी तो मुझे माफ कर सकेंगे। कभी तो मुझे
आशीर्वाद दीजिए। लेकिन लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मेरी सुनो, भैया एक चांस है अब भी आपके पास, और शायद आखिरी चांस। कबूल कर लीजिए अपना रोल इस घोटाले में, बता दीजिए हमें सब कुछ सच सच। मोहन, एक बियर लाना। नहीं भैया, आज अगर आपको कुछ फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है तो पूरे होशो हवास में लेना होगा। मुझे आपकी हां या ना में किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। बोलिए, क्या फैसला है आपका? स्वीकार करने के लिए तैयार। चलो, लेकिन जाने से पहले एक बार मुझे मां से मिलने दो। मां से मिलने के बाद मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सच सच। हाँ, सच सच। मां कसम। अभी अरे अजय भैया, तुम अभी तक यहीं खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए? जाना तो चाहता था लेकिन जा नहीं पाया। फिर से मेरे पैर जवाब दे गए हैं, मेरी टांगें बंध गई हैं। ये क्या बात हुई अजय भैया? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम घर जाओगे, मां से मिलोगे। कहा तो था, लेकिन शरद मुझे लगता है मैंने तुम्हें झूठी तसल्ली दी थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हिम्मत बांधो अजय भैया और अंदर जाओ। इस तरह देर करने से कोई फायदा नहीं। तुम जितनी जल्दी मां से मिलोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वो आ गया। फूल, एक खुशबू
के मेरी तरफ से तुम चले जाओ। माँ को ये फूल मेरी तरफ से दे देना, लेकिन उन्हें बताना मत कि ये मैंने दिया है। प्लीज शरद, प्लीज। ओहो, मिस्टर शरद पाटिल, डीएसपी सीबीआई, वेलकम। आई एम सॉरी आज आप पापा से मिल नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे घर में एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप ऑफिशियली आए हैं तो हम रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। उसी के जा, अभी जा, उसे लेके जा। तुम आराम करो माँ, यहाँ कोई नहीं है। अरे बैठे बैठे कैसे पता चले? देख क्या, जा, वो है, ये फूल उसी के, खुशबू उसी की है। चल क्या उसे, ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो अरविंद। मैं पहले भी इस घर में एक बेटे की तरह ही आया था और आज भी इस घर में एक बेटे की तरह ही आया हूं। या यूं समझ लो कि एक बेटे की तरफ से ये फूल देने आया हूं। मिस्टर शरद पाटिल, लगता है आपको हमारे घर के रूल्स पता नहीं है। हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने घर में किसको ना आने दें और किसको आने दें। जानता हूं भैया, लेकिन क्या तुम इन फूलों की खुशबू को इस घर में आने से रोक पाओगे? और ये खुशबू ही तो फूलों के लिए तड़प पैदा करती है, और इस तड़प को सहने से तो अच्छा है कि हम इन फूलों को इस घर में आने की इजाजत दे दें। आई एम सॉरी शरद, ये फूल इस घर में नहीं रह सकते। हाय शरद, हाउ आर यू? हाय अभी। चलो कम इन। अभी प्लीज। माँ ने कहा है। कम शरद। तुम लेटी रहो ना। देखो शरद आया है। वो कहाँ है? फूल उसी के है ना? हाँ माँ, ये फूल उसी के हैं, उसी ने भेजे हैं। वो नहीं आएगा। वो भी आ जाएगा माँ, तुम थोड़ा धीरज रखो। मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा अजय को। मेरे जीते जी नहीं आएगा। ये पिशाचिनी मुझसे मिलने नहीं देगी। मेरी जान लेने के बाद ही आने देगी उसे। माँ, कौन हो तुम लोग? हाथ ऊपर करने का अजय भैया। मूसा भाई, मुंडी हिलाने का नहीं, मुंडी हिलाना नहीं। अभी पका राइट हिला रहे। आप करना है भाई, उनका तो सारा धंधा जैसा है। लगता है राजू भाई उल्टा को भूल गया। ये क्या सीबीआई के साथ इश्क लड़ा रहे तो? मूसा भाई, मैं जो भी कर रहा हूं वो मेरी अपनी मजबूरी है, मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम मुझे भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि तेरा दिन फट गया ना। राजू उल्टा ने तेरा सुपारी अपने को दे रहे, समझा? तो क्या राजू भाई उल्टा ने मुझे अकेले को ऊपर भेजने का फैसला किया है? हाँ। मूसा भाई, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है।
बोल बोल जल्दी बोल, अपना पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है राजू भाई उल्टा के लिए। क्या? जब मैंने सीबीआई को स्टेटमेंट देने का फैसला किया तब मुझे एक ख्याल था कि आप लोग मेरी खिदमत को आएंगे ही, इसीलिए मैंने आप लोगों के स्वागत के लिए भी कुछ तैयारी कर रखी है मूसा भाई। क्या? मैंने अपनी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा एक डायरी में लिख रखा है। सारा दिन हम लोग झूठ और मक्कारी की जिंदगी जीते हैं, मगर मैं रात में 10-12 मिनट निकाल कर सच्चाई से वाबस्ता हो जाया करता हूं। मैंने अपनी फरेबी जिंदगी की सारी सच्चाई उस डायरी में लिख रखी है। मेरे मरने के दूसरे दिन ही वो डायरी पुलिस के हाथों लग जाएगी, ऐसा इंतजाम भी मैंने कर दिया है। उस डायरी में लिखी कहानी के किरदार हम सब हैं, मूसा भाई, हम सब। मैं, राजू उल्टा, दीवान, इडवानी, मखीजा, अल्लाह और भी कई लोग। आप भी उस कहानी के प्रमुख किरदार हैं मूसा भाई। बब्बी पकिया का भी उसमें जिक्र है। मुझे मारने से पहले आप लोग ये फैसला कर लीजिए कि आप खुद कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं।